नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। पूरी दुनिया इस समय एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या ईरान में आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब से कुछ घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो आज रात ईरान की सभ्यता को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे और वो भी ऐसे खत्म करेंगे कि ये सभ्यता कभी दोबारा लौटकर नहीं आ पाएगी। इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में डर का माहौल है। अमेरिका ने अपने सभी नागरिकों से कहा है जो इस क्षेत्र में रहते हैं कि वो आज रात किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं और अगले 48 घंटों तक बहुत सचेत रहें। भारत सरकार ने भी ईरान में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा है कि वो अगले 48 घंटों तक सावधान रहें और अपने घरों से बाहर ना निकलें। इधर ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरता और अब तक ईरान को जिसने भी मिटाने की कोशिश की है वो खुद ही मिट गया है। आज आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अगले 48 घंटे न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी हैं। इन 48 घंटों में अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। अगर अमेरिका ने ईरान को मिटाने की कोशिश की तो ईरान भी कोई बहुत बड़ा विनाशकारी कदम उठा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम की डेडलाइन भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 5:30 बजे खत्म हो जाएगी और अब सारी दुनिया तमाम आशंकाओं के बीच दिल थामकर इसका इंतजार कर रही है। और आखिर में हम ईरान की 2500 वर्ष पुरानी उस सभ्यता का विश्लेषण करेंगे जिसे मिटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ईरान के लोगों ने तमाम संवेदनशील जगहों पर ह्यूमन चेन बनानी शुरू कर दी है ताकि वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों का खुलकर विरोध कर सकें और अमेरिका पर यह दबाव डाल सकें कि वो बेकसूर नागरिकों की हत्या करने पर तुला हुआ है। तो आज ईरान के लोगों की ये बहादुरी भी आपको दिखाएंगे। वो जानते हैं कि इन तमाम जगहों पर हमले होने वाले हैं, बॉम्ब बरसने वाले हैं और ये नागरिक ऐसे हैं, ये वहीं जाकर खड़े हो गए। ह्यूमन चेन इन्होंने बना ली है और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि आप हमारे ऊपर बॉम्ब बरसाइए। तो इस समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इतनी बड़ी धमकी दी है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई है। ट्रंप ने कहा है कि आज रात को वो ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे और ऐसे खत्म करेंगे कि वो दोबारा लौटकर नहीं आ पाएगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहते लेकिन शायद ऐसा ही करना पड़ेगा। आज रात इसका पता चल जाएगा और ये दुनिया के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक होगा और 47 वर्षों से चल रहे जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत का दौर आखिरकार अब खत्म हो जाएगा। जो उन्होंने पोस्ट किया है मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं और देखिए, उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। I don't want that to happen, but it probably will। और वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि पूरी सभ्यता ईरान की आज रात को खत्म हो जाएगी और ऐसे खत्म होगी कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। और आखिर में ये भी लिखते हैं, गॉड ब्लेस द ग्रेट पीपल ऑफ ईरान। ये एक बहुत बड़ी धमकी है अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट में समझौते की एक छोटी सी खिड़की को भी खोल कर रखा है, जिसमें वो कहते हैं कि मंगलवार रात 8 बजे तक उन्हें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ट्रंप की डेडलाइन अमेरिका के समय के मुताबिक मंगलवार रात 8 बजे खत्म होगी, लेकिन भारत में उस समय बुधवार सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। यानी आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो कल सुबह 5:30 बजे ये डेडलाइन खत्म हो जाएगी। यानी अब से लगभग 8.5 घंटे के बाद ये डेडलाइन खत्म होने वाली है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो आज रात ईरान की सभ्यता को समाप्त कर देंगे। ट्रंप ने कहा था कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान के हर पुल और हर पावर प्लांट को अमेरिका नष्ट कर देगा। अब अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सेना और उसके सैन्य ठिकाने नहीं होंगे बल्कि ईरान का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब दुनिया यही इंतजार कर रही है कि या तो अमेरिका और ईरान के बीच इन आखिरी कुछ घंटों में कोई समझौता हो जाए और या फिर अमेरिका
इस बार ऐसा हमला करेगा जिससे ईरान की पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईरान ऐसे में क्या करेगा। अब ईरान के आसपास के देश सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, खास तौर पर जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ खाड़ी देश, ये एकदम डर गए हैं। इतने बड़े हमले के जवाब में ईरान भी हो सकता है अपने पड़ोसी गल्फ देशों पर कोई बहुत बड़ा हमला कर दे। उन्हें इस बात की आशंका है कि यह हमला ईरान हम पर ही करेगा, या फिर ईरान कोई ऐसा खतरनाक हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है जिसे अब तक उसने इस युद्ध में बचा कर रखा है। यह भी आशंका बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि हो सकता है कि ईरान के पास कुछ ऐसे हथियार हों जो उन्होंने बिल्कुल अपने आखिरी दिन के लिए बचा कर रखे हों, और अगर उन्होंने ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल कर लिया तो पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ जाएगी। ट्रंप की धमकियों के बाद भी ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता, और अब तक ईरान को जिसने भी मिटाने की कोशिश की है वो खुद ही मिट गया है। तो देखिए, ईरान का भी एक कॉन्फिडेंस देखिए, बिल्कुल डरने को तैयार नहीं है, समझौता करने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और आज इस समय भी ईरान कहता है कि हमें मिटाने जो भी आया वो खुद ही मिट गया। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर हमला किया तो ईरान पूरे पश्चिम एशिया में अंधेरा कर देगा। ईरान की सेना ने कहा है कि अगर हमला हुआ तो ईरान का जवाब और भी ज्यादा बड़ा होगा। और ईरान के राष्ट्रपति ने अभी कहा कि ईरान के लगभग 1,40,00,000 लोग अपने देश के लिए जान देने को तैयार हैं। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के साथ हर तरह की बातचीत अब बंद कर दी है। मतलब ईरान कोई बातचीत करना ही नहीं चाहता। अमेरिका के हमलों के विरोध में अब ईरान पूरी दुनिया को एक मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाल रहा है। आज ईरान के इलाम शहर में वहां के आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर एक ह्यूमन चेन यानी मानव श्रृंखला बनाई, और इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और इन सब ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर, हाथों में हाथ डालकर एक पंक्ति में खड़े होकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि ईरान को बचाने के लिए ये तमाम लोग अपनी जान दे देंगे। तो जहां जहां पर भी अमेरिका ने यह कहा है कि वो इन इलाकों में हमले करेगा, उन सब जगहों पर अब ईरान के लोग एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए हैं, ये दुनिया को दिखाने के लिए कि देखिए, ये जो पावर प्लांट्स आप देख रहे हैं, पावर प्लांट पर अमेरिका कह रहा है कि यहीं पर हमला करेंगे, और उसी जगह पर ईरान के जो आम लोग हैं ईरान के झंडे लेकर यहां पर आकर खड़े हो गए हैं और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि आपको अगर हमला करना है तो आप कीजिए, हमारे ऊपर ये बॉम्ब डालिए। तो ऐसा युद्ध आपने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। लोगों की आप हिम्मत देखिए। अमेरिका के हमलों को रोकने के लिए ईरान की जनता ने अपने हाथों में झंडे लेकर नारे लगाए, और नारे लगाते हुए वो इन पावर प्लांट्स को घेर कर ह्यूमन चेन बनाकर खड़ी हो गई है। ईरान की जनता ने एकजुटता का, देशभक्ति का, एकता का इतना बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दिया है, इतना बड़ा प्रदर्शन किया है। इस समय वो अपनी सभ्यता और अपने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए देखिए ईरान की जनता कैसे खुद सड़कों पर उतर आई है। और पूरी दुनिया आज ये देख रही है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो सबसे पहले ईरान के यही बेकसूर नागरिक मारे जाएंगे, और ये नागरिक ईरान के अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि अगर आपको बम बरसाने हैं तो पहले हमारे ऊपर बरसाइए, हम अपने देश के लिए
मरने के लिए तैयार हैं। ये पूरी दुनिया के लिए सोचिए कितना बड़ा संदेश है। आज ट्रंप ने अपनी धमकी में कहा कि वो ईरान में 47 वर्ष से जारी जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और मौत के इस दौर को खत्म कर देंगे। तो ये 47 वर्ष उन्होंने क्यों कहा? आज आपके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी कि उन्होंने 47 वर्ष जो इस्तेमाल किया है, ये क्यों किया है। तो अब हम 47 साल से अमेरिका और ईरान के बीच की इस दुश्मनी को आपके लिए डिकोड करेंगे। 47 वर्ष से ट्रंप का सीधा मतलब वर्ष 1979 से है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की शुरुआत भी होती है। ये बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह आपको लगेगी। वर्ष 1979 में ही ईरान की जनता ने मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान की सत्ता से हटा दिया था। पहलवी अमेरिका के समर्थन से ही ईरान की गद्दी पर बैठे थे। फिर ईरान के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें गद्दी से हटा दिया। और इस इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में एक नई सत्ता आई। रूहुल्लाह ख़ोमेनी का शासन वहां पर शुरू हुआ और ख़ोमेनी ने अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी बड़ा शैतान कहा और अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। और तभी से ईरान का बच्चा बच्चा अमेरिका से नफरत करने लगा और यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच 47 साल पुरानी इस दुश्मनी की शुरुआत हुई। और तब से अमेरिका के खिलाफ ईरान की पूरी एक करके हर बच्चे के मन में एक जहर भरा गया। ईरान में जितने भी लोग हैं उनके दिमाग में ये बात डाल दी गई कि उनका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है अमेरिका। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों के लिए अब एडवाइजरी जारी करनी शुरू कर दी है। और देखिए, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज रात कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो, क्योंकि ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने आज भारतीय नागरिकों के लिए ये नई एडवाइजरी जारी की है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को अगले 48 घंटे तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहने और अपने घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही भारतीय नागरिकों को बिजली के प्लांट्स, सैन्य ठिकानों और बहुमंजिला इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहने की सलाह दी गई है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी स्क्रीन पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले, तेहरान में रहने वाले सभी भारतीयों से कहा है कि अगले 48 घंटे तक आप किसी भी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और अगर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो उसके ऊपरी मंजिल पर ना रहें और अपने घरों से बाहर ना निकलें, सुरक्षित जगहों पर रहें। अगर आप किसी होटल में हैं तो फिर होटल के अंदर रहें। ये सारी चीज़ें भारत सरकार ने अपने लोगों से कही हैं जो ईरान में रहते हैं। भारतीय दूतावास ने यह भी कहा है कि किसी भी हाईवे या लंबी दूरी की यात्रा से पहले भारतीय नागरिकों को अपने दूतावास से संपर्क में रहना अनिवार्य है। भारतीय दूतावास के मुताबिक जिन भारतीयों को दूतावास द्वारा बुक कराए गए होटल्स में ठहराया गया है, उन्हें भी फिलहाल होटल के अंदर ही रहने और दूतावास की टीम के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये भारतीय लोग जो हैं उनके लिए एक एडवाइजरी है जो भारत सरकार ने जारी की है। भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखें और किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। और नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वो भी अगर आप चाहें, आपका कोई जानने वाला, परिवार का सदस्य अगर ईरान में रहता है तो आप इन नंबरों को नोट कर सकते हैं। और ट्रंप की धमकी के बाद पूरी दुनिया में एक डर का माहौल है, क्योंकि इस धमकी में सिर्फ एक हमले की बात नहीं है, इसमें ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी गई है। अब ट्रंप की धमकी का विरोध अमेरिका और पूरी दुनिया में शुरू हो चुका है। अमेरिका के जॉर्जिया की पूर्व सांसद ने कहा है कि अमेरिका पर ईरान का एक भी बम नहीं गिरा है और अमेरिका ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म ऐसे नहीं कर सकता। ये एक बहुत पागलपन भरा काम है। अब आप देखिए, अमेरिका के ही जो घरेलू राजनीति में जो लोग हैं वो अब इस तरह की बात कर रहे हैं और ट्रंप का विरोध कर रहे हैं।
ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला इसलिए किया गया है क्योंकि खर्ग आइलैंड ईरान की लाइफलाइन मानी जाती है और इसी आइलैंड से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है और ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए अमेरिका ने इसी आइलैंड पर मौजूद रेडार सिस्टम्स, बंकर्स और हथियारों के भंडार पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका के एक अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सेना ने खर्ग आइलैंड पर 50 अलग अलग स्थानों पर हमले किए हैं। यह आइलैंड पूरी तरह से ईरान की सेना के नियंत्रण में है और इसकी सुरक्षा ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सैनिक करते हैं और आम लोगों को इस आइलैंड में दाखिल होने की इजाज़त वहां पर नहीं है। मानचित्र पर अगर आप देखें तो देख पाएंगे कि इस आइलैंड पर ईरान के 2 ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं और इन्हीं टर्मिनल्स की मदद से एक बार में ही 10 बड़े ऑयल टैंकर्स में कच्चा तेल लोड किया जा सकता है और यहां पर लगभग 30 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल स्टोर करके रखा जा सकता है। लेकिन अमेरिकी सेना ने इस आइलैंड पर ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी तक कोई हमला नहीं किया है और वो शायद इसलिए है क्योंकि अमेरिका की नज़र आज भी ईरान के तेल पर है। खर्ग आइलैंड को आप ईरान का हॉर्मूज भी कह सकते हैं। जैसे हॉर्मूज का रास्ता बंद होने से पूरी दुनिया में ऊर्जा को लेकर एक कमी हो गई है, एनर्जी क्राइसिस हो गई है, इसी तरह से खर्ग आइलैंड पर हमला होने से ईरान में भी एक बहुत बड़ा संकट शुरू हो सकता है क्योंकि इसी आइलैंड से ईरान की पैसे की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। ईरान ने हॉर्मूज का रास्ता बंद कर दिया और खर्ग आइलैंड पर हमला करके अमेरिका ने ईरान को यह संदेश दिया है कि वो भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल प्लांट्स को बंद कर सकता है। खर्ग आइलैंड ईरान के समुद्र तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इससे पहले अमेरिका ने 13 मार्च को इसी आइलैंड पर एक और हमला किया था। लेकिन आप जैसे आपने सुना होगा कि राजा की जान तोते में होती है, ये आपने सुना होगा, तो ये वो तोता है जिसमें ईरान की जान बसी हुई है और अब अमेरिका ने ईरान की गर्दन को यहां से पकड़ लिया है और वो खर्ग आइलैंड पर अब लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आज से लगभग 170 वर्ष पहले कैसे भारतीय सैनिकों ने खर्ग आइलैंड पर एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार कब्जा किया था। वर्ष 1838 और 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया था। दरअसल 1850 तक भारत के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था और उस समय भारत ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण कॉलोनी बन चुका था। जैसा कि आप जानते हैं, हम ब्रिटेन के गुलाम थे और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का ज्यूल ऑफ द क्राउन यानी सबसे महत्वपूर्ण एसेट उस समय माना जाता था। भारत की रक्षा करने के लिए ब्रिटेन चाहता था कि अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया जाए। बफर स्टेट का मतलब होता है 2 ताकतवर देशों के बीच एक ऐसा देश जो इन्हें सीधे टकराने से रोकता हो, एक कुशन की तरह। अफगानिस्तान के उत्तर में रूसी साम्राज्य और पश्चिम में ईरान था और उस समय भी ईरान और रूसी साम्राज्य के बीच दोस्ती होती थी। जैसे आज भी ईरान और रशिया के बीच दोस्ती है, उस जमाने में भी रशिया, रूसी साम्राज्य और ईरान के बीच दोस्ती थी। वर्ष 1838 में रशिया के कहने पर ईरान ने अफगानिस्तान के हेरात इलाके पर हमला कर दिया और तब अंग्रेज़ों को डर था कि अगर अफगानिस्तान में ईरान का प्रभाव बढ़ गया तो अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए रशिया और ईरान की सेना कभी आगे चलकर भारत में भी दाखिल हो सकती है और भारत को अंग्रेज़ों से छीन सकती है। इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा पैदा हो सकता था और वर्ष 1838 में ब्रिटेन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तब खर्ग आइलैंड पर हमला करके इसी खर्ग आइलैंड पर कब्जा भी कर लिया था, यानी इस आइलैंड को ईरान से छीन लिया था। हालांकि ब्रिटेन ने वर्ष 1842 यानी सिर्फ 4 साल के बाद ही अपने आप ही इस आइलैंड पर अपना कब्जा छोड़ दिया था और उस समय ब्रिटेन को यह पता नहीं था कि ये आइलैंड जो है कितना महत्वपूर्ण होगा आगे चलकर, वो इसकी कीमत को समझ नहीं पाए। और फिर इसके बाद वर्ष 1854 से 1856 तक यूरोप में क्राइमिया का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में एक तरफ रशिया था और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन साम्राज्य के सैनिक थे। तब रशिया ने ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने के लिए ईरान को एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए कहा
और ईरान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसके जवाब में ब्रिटेन ने एक बार फिर से इसी खर्ग आइलैंड पर हमला करके यहां दोबारा कब्जा कर लिया। यानी ब्रिटेन ने एक बार नहीं बल्कि दो बार इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया। फिर वर्ष 1857 में पेरिस समझौते के बाद ईरान ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली और ब्रिटेन ने खर्ग आइलैंड पर इसके बदले में अपना कब्जा छोड़ दिया। दोनों के बीच समझौता हो गया और ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों की मदद से ही इस आइलैंड पर एक नहीं बल्कि दो बार कब्जा किया था। जैसा आप जानते हैं, भारत ब्रिटेन का गुलाम था और उस समय ब्रिटेन की सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक लड़ते थे और जब इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया था ब्रिटेन ने, उस सेना में भी बड़ी संख्या में भारत के जो सैनिक हैं वो लड़ रहे थे। ये भी दिलचस्प है कि ब्रिटेन ने इतनी आसानी से खर्ग आइलैंड पर अपना नियंत्रण क्यों छोड़ दिया। दरअसल तब तक पश्चिम एशिया में कच्चे तेल की भंडार की खोज नहीं हुई थी। दुनिया में किसी को नहीं पता था कि इस इलाके में इतना कच्चा तेल है। ब्रिटेन के कब्जा छोड़ने के लगभग 51 वर्षों के बाद वर्ष 1908 में ईरान में पहली बार बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के भंडारों का पता चला। इसके बाद अगले कुछ दशकों में पूरा पश्चिम एशिया दुनिया के लिए एनर्जी का, ऊर्जा का एक केंद्र बन गया। ब्रिटेन ने भले ही आसानी से खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अमेरिका के लिए अब आज 2026 में इस खर्ग आइलैंड पर कब्जा करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के लिए यह आइलैंड एक लाइफलाइन है। उसकी जान इसमें बसी हुई है और वो इसका महत्व समझता है। यानी अमेरिका के किसी भी हमले का ईरान पूरी ताकत से मुकाबला करेगा, चाहे अमेरिका कोई और इलाका ले ले, लेकिन ईरान खर्ग आइलैंड को अपने हाथ से निकलने नहीं देगा। खर्ग आइलैंड ईरान से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यानी ईरान की सेना चाहे तो अपनी मिसाइल्स, ड्रोन्स और यहां तक कि तोपखाने से भी इस आइलैंड पर हमला कर सकती है, इसे बचा सकती है। मानचित्र पर आप देखिए, ईरान के पश्चिमी इलाके में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इस पूरे इलाके में ईरान के सैनिक बहुत आसानी से छिपकर अमेरिकी सेना पर हमला कर सकते हैं। खर्ग आइलैंड पर हमले के लिए अमेरिका आसानी से अपनी नौसेना का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस आइलैंड तक पहुंचने के लिए अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज के रास्ते से ही होकर गुजरना पड़ेगा और हॉर्मुज पर अभी ईरान का कंट्रोल है। जैसे ही अमेरिका की नौसेना हॉर्मुज के आसपास पहुंचेगी, ईरान की सेना हमले शुरू कर देगी। अगर अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया तो ईरान खुद अपने ऑयल प्लांट्स में भी आग लगा सकता है। वर्ष 1991 में इराक की सेना ने कुवैत से पीछे हटते समय खुद ही वहां के तेल के कुओं में आग लगा दी थी और इसे कहते हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। यानी जब कोई सेना पीछे हटती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सहित सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है, ताकि दुश्मन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी ना मिले, दुश्मन के हाथ कुछ ना लगे। आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इजराइल के पायलट्स ने ईरान के रेलवे ट्रैक और पुलों पर नए हमले करके उन्हें नष्ट कर दिया है। אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר של איראן. היום הם תקפו את מסילות הברזל והקשרים שמשמשים את משמרות המהפכה. הם משתמשים בהם להעביר חומר גלם לנשק, כלי נשק, ואת הפעילים שתוקפים אותנו, את ארצות הברית וגם את מדינות האזור, ואותם פעילים שגם מדכאים את העם האיראני. וזו הנקודה המרכזית. הפעולות הללו שאני אישרתי יחד עם שר הביטחון אינן נועדו לתקוף את העם האיראני. להפך, הם נועדו להחליש ולקטוש את משטר האימים שמדכא אותם מזה 47 שנים. तो बड़ी बात यह है कि इजराइल ने और अमेरिका ने असल में अमेरिका की डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर लगातार हमले शुरू कर दिए हैं और ख़ास तौर पर ईरान का जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पुल है, रेलवे लाइन्स हैं, इन पर हमले शुरू कर दिए हैं। जो सिविलियन पुल वहाँ पर बने हुए हैं, जिन्हें ब्रिज आप कहते हैं अंग्रेज़ी में, उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसे आप कह सकते हैं कि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हैं। यहाँ पर जो आम नागरिक हैं, बेकसूर लोग हैं, वो मारे जाएंगे और अगर बच भी जाएंगे तो उनके इस्तेमाल करने के लिए अब ये पुल नहीं बचेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी वो ईरान की आम जनता को होने वाली है। और जैसा मैंने आपको बताया, ईरान और इजराइल अब लगातार आज के दिन ईरान पर हमले कर रहे थे। आज सुबह
ईरान ने सऊदी अरब के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में से एक जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर भी हमला किया है। पूरी दुनिया के पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 5 से 7% प्रोडक्शन इसी कॉम्प्लेक्स में होता है जहां पर यह हमला किया है। तो इस समय लगातार खबरें आ रही हैं, अमेरिका से खबर आ रही है, ईरान से खबर आ रही है, पश्चिम एशिया से लगातार खबरें आ रही हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जिस समय मैं आपको ये खबरें बता रहा हूँ, एक के बाद एक लगातार नई नई खबरें, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तो दोनों तरफ से, चाहे वो इजराइल और अमेरिका हो, वो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। और ईरान ने भी आज पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला किया है। और ईरान के इस हमले के जवाब में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस प्लांट को निशाना बनाया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। पिछले महीने भी इजराइल ने इसी गैस भंडार पर, इसी गैस प्लांट पर एक बड़ा हमला किया था। अब देखिए अमेरिका की सरकार कैसे काम कर रही है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की सभ्यता को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस अब भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि डेडलाइन खत्म होने से पहले अगले कुछ घंटों में बातचीत के जरिए कोई ना कोई हल निकल आएगा। The president has set a deadline for about 12 hours from now in the United States. We're going to find out, but there's going to be a lot of negotiation between now and then, and I'm hopeful that it gets to a good resolution. तो ट्रंप की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई है और पूरी दुनिया में अलग अलग बैठकें इस समय चल रही हैं कि कैसे अमेरिका को रोका जाए, कैसे इस क्षेत्र में शांति को दोबारा से स्थापित किया जाए। आज संयुक्त राष्ट्र में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर बहरीन की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया। सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर बैठक हुई, लेकिन थोड़ी देर पहले ये बैठक भी फेल हो गई। चीन और रशिया ने इस पर वीटो लगा दिया। अभी तक अब से थोड़ी देर पहले यूनाइटेड नेशंस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि युद्ध के भी नियम होते हैं। जिनेवा कन्वेंशंस संघर्ष के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। जिनेवा कन्वेंशन में यह कहा गया है कि आम नागरिकों को युद्ध में निशाना नहीं बनाया जा सकता। और जिनेवा कन्वेंशन ये सुनिश्चित करता है कि जरूरतमंदों तक बिना किसी भेदभाव के सहायता पहुंचे, उन्हें खाना मिले, उन्हें अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो भी उन तक पहुंचे। और संयुक्त राष्ट्र अब इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिख रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से ही युद्ध के तमाम नियमों को तोड़ा जा रहा है। अब ये दोनों पक्ष जो हैं, चाहे वो ईरान हो और या अमेरिका या इजराइल हो, ये दोनों ही सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं। ये दोनों ही बेकसूर लोगों को मार रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इस युद्ध में अब तक कितने लोग मारे जा चुके हैं। आज हम एक फिगर लेकर आए हैं कि इस युद्ध में अब तक लगभग 5,000 लोग मारे जा चुके हैं और 37,000 लोग घायल हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा ईरान में लगभग 3,500 लोगों की मौत हुई और लगभग 25,000 लोग ईरान में घायल हुए हैं। तो सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, ये ईरान में हुई है। ईरान के सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरान के बाद सबसे ज्यादा मौत लेबनान में हुई। यहां लगभग 1,500 लोग मारे गए और लगभग 4,500 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के अब तक इस युद्ध में 13 सैनिक मारे गए हैं और लगभग 350 अमेरिकी सैनिक इसमें घायल हुए हैं। इजराइल में 30 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 10 इजराइल के सैनिक हैं और लगभग 7,000 लोग वहां पर घायल हुए हैं। इराक में 108 लोगों की मौत हुई, यूएई में 13, कुवैत में 7, सीरिया में 4, ओमान में 3 और बहरीन में 2 और सऊदी अरब में भी 2 लोगों की मौत अब तक इस युद्ध में हो चुकी है। पूरा ब्रेकअप है कि कितने लोग अभी तक मारे गए हैं। तो दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे समय की तरफ बढ़ रही है जहां कुछ भी हो सकता है और
बहुत बड़ा विनाश भी हो सकता है। और आप ये समझिए कि पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं और लोग हैं वो इस समय यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो जाए ताकि ईरान भी इस हमले से बच जाए और पूरी दुनिया जो इस युद्ध की कीमत चुका रही है उस दुनिया में भी कुछ हद तक शांति बनी रहे। अब देखिए, युद्ध तो हो रहा है ईरान में, लेकिन इसकी वजह से मार्च के पूरे महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद रहा और इसका खाड़ी देशों पर बहुत बुरा असर हुआ है। इसलिए अब कहा जा रहा है कि हॉर्मूज क्लोजर इज डिवाइडिंग फॉर्च्यून्स ऑफ गल्फ कंट्रीज, यानी हॉर्मूज बंद होने से खाड़ी देशों की किस्मत अलग अलग तरीके से तय हो रही है। ईरान और ओमान जैसे कुछ देशों को ज्यादा फायदा हुआ है तो सऊदी अरब जैसे देशों को कम फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। लेकिन इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों को भारी नुकसान हुआ है। इस आंकड़े को आप देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल मार्च में सऊदी अरब, इराक और कुवैत से तेल एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है, जबकि ईरान और ओमान से मार्च के महीने में तेल की सप्लाई लगभग पहले जैसी ही रही है। अब दूसरे आंकड़े देखिए, सऊदी अरब से कच्चे तेल की सप्लाई पहले से कम हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस साल मार्च में पिछले साल के मुकाबले उनकी ज्यादा कमाई हुई। सऊदी अरब के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा रेड सी से भी तेल भेजने का विकल्प है और सऊदी अरब अब रेड सी के रास्ते से तेल बेच रहा है। इसी तरह ओमान, यूएई और ईरान ने भी कम तेल बेचकर ज्यादा पैसा कमाया। यूएई सीधे पाइपलाइन के जरिए अरब सागर तक तेल भेज सकता है, यानी यूएई भी पूरी तरह से हॉर्मूज पर निर्भर नहीं है। इस युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इराक को और उसकी कमाई पिछले महीने लगभग 76% घट गई, क्योंकि इराक का ज्यादातर तेल हॉर्मूज के रास्ते से ही निकलता है, उसी पर निर्भर है। अब मैं आता हूं ईरान की सभ्यता पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ईरान की सभ्यता को आज रात हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, वो उसे मिटा देंगे। उसी ईरान की सभ्यता को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या ईरान की सभ्यता इतनी कमजोर है कि उसे अमेरिका एक रात में मिट्टी में मिला दे। क्या ऐसा संभव है? ईरान की सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत ही शक्तिशाली इतिहास रहा है ईरान का, और ये ऐसी सभ्यता है जिसे अभी तक कोई खत्म नहीं कर पाया। ये 2500 साल पुरानी सभ्यता है, आज कल की नहीं है। 100, 200, 500 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, 2500 साल पुरानी ये सभ्यता है। इस नक्शे को जरा आप अपने फुल स्क्रीन पर जरा जब आप देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, 2500 साल पहले एकेमेनिड एम्पायर के संस्थापक साइरस द ग्रेट ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जहां मानवाधिकार, कूटनीति और सांस्कृतिक सम्मान की शुरुआत हुई थी। साइरस सिलेंडर को दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर माना जाता है। ईरान के गणितज्ञों ने 9वीं सदी में अलजेब्रा और गणना के नए तरीके पूरी दुनिया को दिए, जिससे मॉडर्न एल्गोरिथम्स की शुरुआत हुई। आज का कंप्यूटर, एआई और टेक्नोलॉजी उसी थ्योरी पर खड़ा है। हालांकि उससे पहले ही भारत के आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने अलजेब्रा के बुनियादी नियम विकसित कर लिए थे, लेकिन ईरान का भी इसमें योगदान रहा है। 10वीं सदी में ईरान के अविसेना ने मानव शरीर और सर्जरी को व्यवस्थित रूप दिया। उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन मध्यकालीन और आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला बनी। ईरान के उमर खयाम ने 11वीं सदी में गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और कैलेंडर के सुधार में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ईरान के लोगों ने ही दुनिया को कनात यानी पानी लाने की टेक्नोलॉजी और यक्षल यानी प्राचीन रेफ्रिजरेशन जैसी तकनीकें विकसित करके दी। ईरान के बहुत मशहूर सूफी कवि हैं जिनका नाम है रूमी। आपने रूमी को अक्सर पढ़ा होगा। और उनके अलावा सादी, रूमी और सादी ने दुनिया को इंसानियत, प्रेम और एकता की सीख दी। दुनिया भर ने उनके साहित्य को पढ़ा है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक ऐसी सभ्यता है जिसने दुनिया को सोचने, जीने और आगे बढ़ने का तरीका सिखाया है। और ऐसी सभ्यता को ट्रंप खत्म कर देना चाहते हैं। ये अलग बात है कि 47 साल पहले जो इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, वो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान वो देश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये भी यहाँ पर नोट करने वाली बात है। ईरान अपने इतिहास में कभी भी इतना कट्टरवादी देश नहीं रहा। वहाँ का जो समाज था वो कट्टरवादी नहीं था।
ईरान में जो संस्कृति हुआ करती थी, जो उनका इतिहास था, जो उनका साहित्य था, कला थी, संगीत था, आर्किटेक्चर था, वो सब शानदार था और उसका योगदान पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। अगर आप उनके बड़े बड़े महल देख लेंगे, उनके म्यूजियम्स को अगर आप देखेंगे, उनके संगीत को देखेंगे, उनकी कला को देखेंगे, उनके साहित्य को देखेंगे, गणित में उन्होंने जो नई नई खोज की उसे आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई ये जो सिविलाइजेशन है ये कितनी मजबूत है। लेकिन 47 साल पहले ये भी एक कड़वी सच्चाई है, जो इस्लामिक क्रांति आई ईरान में, उसने एक अलग ही रास्ता ले लिया और उसके बाद ईरान एक कट्टरपंथी देश और एक कट्टरपंथी समाज बनता चला गया। और उसके बाद ईरान ने अपने आप को दुनिया भर से काट लिया। दुनिया एक तरफ जा रही थी, ईरान दूसरी तरफ जा रहा था और ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें मजबूत हो गई, वरना ईरान ऐसा था नहीं। ब्रिटिश इतिहासकार और दार्शनिक, बड़े मशहूर एक दार्शनिक रहे हैं जिनका नाम है आर्नोल्ड टॉयनबी। तो आर्नोल्ड टॉयनबी ने एक बार कहा था, सिविलाइजेशंस डाई फ्रॉम सुसाइड नॉट बाय मर्डर। यानी जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं होती हैं वो खुद अपनी गलतियों से ही नष्ट हो सकती हैं, लेकिन बाहरी हमलों से कभी भी किसी सभ्यता की पहचान को मिटाया नहीं जा सकता। और ईरान की सभ्यता के बारे में भी यही बात सही साबित होती है। अमेरिका, जिसका खुद का इतिहास सिर्फ 500 वर्षों का भी नहीं है, आज उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत के दम पर, अपने हथियारों, बम और गोलियों के दम पर ईरान जैसी 2500 साल पुरानी सभ्यता को एक रात में नष्ट कर देगा। ये अमेरिका के घमंड को दिखाता है। हालांकि ये संभव नहीं है कि अमेरिका ईरान की सभ्यता को एक रात में ख़त्म कर सके। ईरान ने भी आज ट्रंप को याद दिलाया है कि अलेक्जेंडर से लेकर मंगोलों तक इतिहास में ईरान को कई लोगों ने, कई बादशाहों ने, कई एम्परर्स ने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पाया, ईरान पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज असल में पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को एक साथ मिलना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं खुलेआम कि वो एक सभ्यता को नष्ट कर देंगे, सभ्यता को नष्ट करने का मतलब है कि ईरान में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ईरान का जो समाज है वो जड़ से मिट जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी धमकी है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि वो बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में निर्दोष नागरिकों को मारने वाले हैं, उनकी जान लेने वाले हैं, जो कि युद्ध के तमाम नियमों के खिलाफ है। अमेरिका अभी तक दुनिया भर के देशों पर सैंक्शन लगाता आया है। आपने भी देखा होगा, उन्होंने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए, कभी भारत पर सैंक्शन लगा देते हैं। पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि हमारे नियम के हिसाब से आप चलिए। दुनिया को बताते हैं कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आप किसे तेल बेच सकते हैं, किसे तेल नहीं बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें अमेरिका तय करता है। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन्हें मिलकर ट्रंप को ये बताना चाहिए कि अब समय आ गया है कि दुनिया अमेरिका पर सैंक्शन लगाए, दुनिया अमेरिका का बहिष्कार करे और राष्ट्रपति ट्रंप को ये विनाशकारी काम करने से दुनिया को रोकना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब पूरी दुनिया एक तरफ और राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ हो। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ही लगातार इस सवाल पर बहस होती रही है कि क्या रशिया पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। ऐसा दावा किया गया कि रशिया ईरान को इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी देकर इस युद्ध को खतरनाक बना रहा है और ईरान की पीछे से मदद कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रशिया ईरान की गोपनीय तरीके से मदद कर रहा है, जिससे ईरान, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर सटीक हमले कर सके। इस युद्ध के दौरान रशिया लगातार ईरान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस और साइबर सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से ईरान को खाड़ी देशों में अपने लक्ष्य का सिलेक्शन करने में बहुत मदद मिल रही है। कहाँ हमला करना है, टारगेट सिलेक्शन जो कर रहा है ईरान, वो उसी आधार पर कर रहा है जो पीछे से उसे इंटेलिजेंस मिल रही है रशिया से। रशिया के सैटेलाइट्स ने पश्चिम एशिया के कई देशों में बड़े बड़े सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण स्थानों की तस्वीरें ली। 21 मार्च से 31 मार्च के बीच
रशिया ने पश्चिम एशिया के 11 देशों में कम से कम 46 अलग अलग स्थानों को ट्रैक किया और उनकी सैटेलाइट तस्वीरें ली। इनमें अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री बेसिस, गल्फ देशों के एयरपोर्ट्स और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल थे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन स्थानों को सैटेलाइट्स के जरिए ट्रैक किया गया था, कुछ ही दिनों के बाद उन्हीं स्थानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। यानी रशिया के सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ईरान के हमलों में एक रिश्ता दिखाई देता है, एक पैटर्न दिखाई देता है। सऊदी अरब पर रशिया के सैटेलाइट से सबसे ज्यादा नजर रखी गई। यहाँ के किंग खालिद मिलिट्री सिटी जैसे अहम इलाकों की निगरानी रशिया के सैटेलाइट्स ने की और इसी जगह पर अमेरिका का बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस्ड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। रशिया के एक सैटेलाइट ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली और फिर कुछ ही दिनों के बाद 27 मार्च को ईरान ने यहां पर बड़ा हमला किया और इसी एयरबेस पर ईरान के हमले में अमेरिका का एक एवॉक्स एयरक्राफ्ट भी पूरी तरह से नष्ट हो गया था। यह तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। यानी ईरान इतने सटीक हमले कर रहा है सऊदी अरब में जाकर कि उसे पता है कि अमेरिका का कौन सा एयरक्राफ्ट कहां खड़ा है और ठीक उसके ऊपर सटीक हमला किया। इसके अलावा जॉर्डन, कुवैत और यूएई पर दो बार, इजराइल, कतर, इराक, बहरीन तथा डिएगो गार्सिया जैसे नौसैनिक अड्डों पर एक बार रशिया के सैटेलाइट्स ने निगरानी रखी। इसके अलावा तुर्की, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, इजराइल, कतर, इराक और बहरीन जैसे देशों में भी रशिया के सैटेलाइट्स लगातार निगरानी रख रहे थे। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रशिया और ईरान के बीच एक स्थायी कम्युनिकेशन चैनल है जिसके जरिए सारी जानकारियां शेयर की जा रही हैं। रशिया ईरान को साइबर वॉरफेयर में भी मदद कर रहा है। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि इन दोनों देशों के हैकर ग्रुप्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिलकर ऑपरेशंस चला रहे हैं। ये हैकर्स लगातार पश्चिम एशिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, खास तौर पर जो अमेरिका की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके सिस्टम्स को हैक कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं, उन पर साइबर अटैक कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया और ईरान के रिश्ते और मजबूत हुए। पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान ने रशिया को बड़ी संख्या में ड्रोन्स दिए हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में हमले करने के लिए रशिया कर रहा है। पिछले साल रशिया और ईरान के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई जिसमें खुफिया जानकारी आपस में शेयर करने की बात शामिल है। लेकिन अब तक इस युद्ध में रशिया ईरान की मदद कर रहा है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि कहीं से नहीं हुई है और रशिया ने इन तमाम आरोपों से इनकार भी किया है। तो यहां पर आपको दो चीजें समझनी होंगी। ये रिपोर्ट किसने छापी? अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने, जो कि पश्चिमी मीडिया का एक हिस्सा माना जाता है। तो यह रिपोर्ट है रॉयटर्स की। दूसरी बात, यह किसके फीडबैक पर और किसकी जानकारी के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई गई है? यूक्रेन की जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है। अब आप देखिए, यूक्रेन, जाहिर है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और यूक्रेन हर कोशिश कर रहा है रशिया को नुकसान पहुंचाने की। इसलिए रशिया को कमजोर करने के लिए यूक्रेन लगातार पश्चिमी मीडिया को यह फीड करता है कि देखिए ईरान के पीछे रशिया खड़ा हुआ है, रशिया ईरान की मदद कर रहा है। इसलिए ये जो सारी जानकारियां दी जा रही हैं, हो सकता है ये सही भी हों कुछ हद तक, क्योंकि ईरान और रशिया की जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत रहे हैं, पहले भी दोनों दोस्त हैं। और दूसरी बात यह है कि रशिया और अमेरिका के बीच भी एक युद्ध जैसी स्थिति चल रही है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। अब देखिए, ईरान युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में इस समय ऊर्जा का संकट छाया हुआ है और अगर ट्रंप ने ईरान पर और ज्यादा हमले बढ़ा दिए तो ये ऊर्जा संकट और भी गहरा हो सकता है। इसकी वजह से पाकिस्तान के दो प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अब नए कानून लागू कर दिए गए हैं। वहाँ के सभी बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे। शादी या किसी दूसरे हॉल को रात 10 बजे तक बंद करना ही होगा। कोई शादी या कोई इवेंट किसी भी हॉल में, बैंक्वेट हॉल में, रात 10 बजे के बाद नहीं चलेगा। जितने भी जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो जिम हैं, उन्हें भी रात 10 बजे से पहले बंद करना होगा। नेपाल में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए नए फैसले हो चुके हैं। वहाँ सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज शनिवार और रविवार को बंद पहले ही रहते थे, लेकिन अब शनिवार को भी बंद कर दिया गया है। सरकारी ऑफिस का समय भी बदल दिया गया है। अब सरकारी ऑफिस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पहले ये समय 9 बजे से 4 बजे तक था।
इंडोनेशिया में एयरलाइंस को टिकट के दाम 13% तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि जेट फ्यूल की बढ़ती कीमत की वजह से यह फैसला हुआ। वहां पर फ्यूल सरचार्ज को भी 38% तक बढ़ाने की अनुमति सरकार ने दे दी है। इजिप्ट में बिजली संकट की वजह से अब बिजली के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। युद्ध के बाद से इजिप्ट में पेट्रोल के दाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया पहले ही बढ़ चुका है। सरकारी योजनाओं पर काम को अब धीमा कर दिया गया है ताकि पैसे की बचत हो। बिजली बचाने के लिए इजिप्ट में बाजारों को रात 9 बजे ही बंद कर दिया जाता है और स्ट्रीट लाइट्स भी वहां पर बंद कर दी जाती हैं। श्रीलंका में भी एलपीजी के दाम 23% तक बढ़ चुके हैं और पिछले एक महीने में दूसरी बार अब एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं। अब आपको कुछ और नए अपडेट्स देते हैं इस वॉर के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सभ्यता मिटाने की जो धमकी दी, उसका अब अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया है। अमेरिकी संसद की हाउस फॉरेन अफेयर्स की कमेटी ने ट्रंप के बयान को खतरनाक बताया है और कहा है कि ट्रंप लगातार ये साबित कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति पद के योग्य हैं ही नहीं, और अब अमेरिका भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। इजिप्ट में अमेरिकी दूतावास ने आज एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी नागरिकों को अलर्ट किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि तनाव के कारण हालात तेजी से बदल सकते हैं, इसलिए अमेरिका के लोगों से कहा गया है कि वो ईरान में चल रहे युद्ध की खबरें ध्यान से देखें और अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क बने रहें। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों से सार्वजनिक स्थलों पर अमेरिकी नागरिकों पर हमले का खतरा बताया गया है और इसमें लिखा है कि ईरान और उसके सहयोगी आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं वो इस इलाके के यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के लोगों के किसी भी उन लोगों को किसी भी प्रदर्शन या भीड़ से उन्हें अलग रहने की सलाह भी दी गई है। तो यहां पर यह भी देखिए कि कैसे अब इस युद्ध के दौरान अमेरिका के रिश्ते अपने सहयोगी देशों से खराब हो रहे हैं। नेटो के जो देश हैं उनसे भी उनके रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं और ये मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। और इसमें जो नई बात आई है वो है फ्रांस और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं वो कैसे अब खराब हुए हैं। नेटो के सदस्य देश होते हुए भी फ्रांस ने युद्ध में शामिल होने से पहले इनकार किया, जिससे ट्रंप बड़े नाराज हुए। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी उस समय की। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मतभेद युद्ध से पहले ही शुरू हो गया था? और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले ही फ्रांस ने चुपचाप एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसके बारे में अब पता चल रहा है और इसे जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से एक बड़ा फैसला आप मान सकते हैं। फ्रांस ने अमेरिका से अपना 129 टन सोना वापस मंगा लिया है, लेकिन फ्रांस इसे अमेरिका से सीधे लेकर नहीं आया। पहले उसने अपने इस सोने को अमेरिका के बाजारों में ही बेचा, फिर उसी पैसे से यूरोप में नया और बेहतर क्वालिटी का सोना उन्होंने खरीद लिया। इस पूरी प्रक्रिया में फ्रांस को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ और उसका जो सोना है वो भी अब फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। खास बात यह है कि ये सब तब हुआ जब ईरान युद्ध से पहले सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर थी। फ्रांस ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच धीरे धीरे अपना सोना बेच दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ा संकेत छिपा है और वो है अमेरिका और फ्रांस के बीच कम होता हुआ भरोसा। फ्रांस अब अपने सबसे महत्वपूर्ण रिजर्व सोने के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि इस घटना ने 66 साल पुराने इतिहास को भी जिंदा कर दिया है। अमेरिका और फ्रांस के बीच ऐसा ही एक अविश्वास का दौर 1960 के दशक में भी आया था। उस समय पूरी दुनिया की करेंसी अमेरिकी डॉलर से जुड़ी हुई थी और डॉलर खुद सोने से जुड़ा हुआ था, सोने से कनेक्टेड था। उस समय नियम था कि $35 दो और 1 औंस सोना उसके बदले में ले लो। ये एक फिक्स्ड रेट था और इसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते थे। उस समय US डॉलर असल में कागज का सोना था और यह व्यवस्था लगभग 2 दशक तक चलती रही। लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने पैसे की अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर छाप दिए। उस समय दुनिया में मौजूद डॉलर की संख्या अमेरिका के पास मौजूद सोने से कहीं ज्यादा हो गई। उस समय खतरा यह था कि अगर दुनिया के देशों ने डॉलर के बदले सोना मांगना शुरू कर दिया तो अमेरिका के पास देने के लिए सोना बचेगा ही नहीं। सोना कम था और डॉलर ज्यादा छाप दिए थे। फ्रांस इस खतरे को समझ चुका था और उसके पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में डॉलर थे।
उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डे गॉल ने यह साफ कहा कि हमें कागज नहीं, असली सोना चाहिए। इसके बाद फ्रांस ने अपने डॉलर अमेरिका को देकर उससे सोना ले लिया। फ्रांस को देखकर बाकी देशों ने भी अमेरिका से सोना मांगना शुरू कर दिया और यहीं से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई। सोना तेजी से अमेरिका से बाहर जाने लगा और दुनिया का डॉलर पर भरोसा कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। यानी अब डॉलर सिर्फ एक करेंसी रह गया और उसके पीछे सोने की गारंटी खत्म हो गई। नतीजा यह हुआ कि डॉलर की ताकत भी कम हो गई। आज कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिख रही है फ्रांस और अमेरिका के बीच। पूरी दुनिया में फिर से अस्थिरता बढ़ रही है, युद्ध हो रहे हैं और अमेरिका खुद ईरान के साथ युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में हर देश एक ही चीज चाहता है और वो है सुरक्षा। और आर्थिक दुनिया में सबसे सुरक्षित संपत्ति आज भी गोल्ड है, सोने को माना जाता है और इसीलिए दुनिया के देश तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। अगर भविष्य में मंदी आती है, डॉलर कमजोर होता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ रुकावट आती है तो व्यापार में सोना ही सबसे ज्यादा मददगार होगा। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स। आज अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते स्थायी नहीं है। पक्की दोस्ती किसी के बीच नहीं। अगर अमेरिका के किसी देश से संबंध खराब होते हैं तो वो उस पर प्रतिबंध लगा सकता है और अगर सोना उसी के पास रखा है तो फिर अमेरिका सोना देने से इनकार भी कर सकता है। फ्रांस इस बात को समझ गया था, इसलिए उसने अपना सोना पहले ही निकाल लिया और अपने नियंत्रण में ले लिया। अब संभावना यह है कि फ्रांस के बाद दुनिया के दूसरे देश भी अमेरिका से अपना सोना वापस ला सकते हैं। और ईरान की सभ्यता को मिटा देने वाली ट्रंप की धमकी पर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपना जवाब सोशल मीडिया पर लिखा है। उनकी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ईरान इस हमले का अमेरिका को ऐसा जवाब देगा कि पश्चिम एशिया के नेता खुद ट्रंप से इस युद्ध को रोकने के लिए कहेंगे। देखिए, ऐसा अब से थोड़ी देर पहले ईरान की सेना ने लिखा है। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका ने आज रात ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला किया तो फिर ईरान आसपास के जो गल्फ देश हैं, जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उन पर भी बहुत बड़े हमले करेगा और उनकी स्थिति ऐसी कर देगा कि वो खुद अमेरिका से ये कहने लगेंगे कि अब आप इस युद्ध को बंद कर दीजिए। यानी वो गल्फ देशों की आर्थिक स्थिति को भी खराब कर देगा और हो सकता है वहां रहने वाले लोगों की जान भी खतरे में आ जाए। और इसीलिए हमने आपसे ये कहा कि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन 48 घंटों में क्या क्या हो सकता है, शायद इस दुनिया ने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। और उसमें भी कल सुबह 5:30 बजे तक का जो समय है, ये सबसे महत्वपूर्ण और क्रिटिकल समय है। और अगर इस अगले जो घंटे हैं, 5-6 घंटे, 7 घंटे जो बचे हैं, इसमें अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ और ट्रंप ने जो धमकी दी है, ट्रंप वाकई अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो फिर बहुत बड़ा विनाश ये दुनिया देखेगी। इन सारी घटनाओं पर हमारी नज़र बनी हुई है और डिकोड में जिस प्रकार से हम लगातार आप तक खबरें रखते हैं, आसान भाषा में उसका विश्लेषण करते हैं, आप कल रात 9 बजे जब वापस हमारे पास आएंगे इस युद्ध को समझने के लिए, अब अगले 24 घंटों तक क्या होगा वो सारे घटनाक्रम को समझने के लिए, तो हम आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि इस युद्ध का क्या मतलब है और आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और उस खुशी से ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ दे कुछ नहीं होता जो बहुत देर से मिलती है। नमस्कार।